सुबह हम उठे तो जाफर भाई अभी सो रहा था। फिर वो भी जाग पड़ा। हम नाश्ता करने लगे। जाफर भाई ने कहा, मैं तुम लोगों के काम के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग इस कमरे में ही रहना और बगैर जरूरत के बाहर ना निकलना। वो चला गया। कोठरी को उसने बाहर से ताला नहीं लगाया था। हमने अंदर से कुंडी भी नहीं लगाई थी, बस दरवाजा बंद कर लिया था। वो शायद अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर गया था। 2 बजे का शो शुरू हो गया था, मगर जाफर भाई अभी तक नहीं आया था। दोपहर का शो भी खत्म हो गया। कोठरी में बैठे बैठे हम तंग आ गए थे, मगर जाफर ने हमें अशद जरूरत के बगैर बाहर जाने से मना कर रखा था। इतने में किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने नायक शरीफ की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ। हम में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। जब तीसरी चौथी बार दस्तक हुई तो मैंने नायक शरीफ को चारपाई पर चादर में मुंह सर लपेट कर लेट जाने को कहा। वो जल्दी से चारपाई पर लेट गया और उसने सारे जिस्म को चादर में लपेट लिया। उसने अपना चेहरा भी चादर में छुपा लिया था। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और उसे खोले बगैर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से किसी मर्द की भारी आवाज आई, जाफर भाई अंदर है क्या? मैंने कहा, वो नहीं है। बाहर से आवाज आई, ये लड्डू रख लें, न्याज के हैं, कासिम भाई ने भेजे हैं। मैंने दरवाजे का एक पट खोल कर देखा। गली में एक दुबला पतला जर्द चेहरे वाला आदमी हाथ में प्लेट लिए खड़ा था। प्लेट में 3 लड्डू थे। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी और कहा, यहीं ठहरे, मैं प्लेट वापस लाता हूँ। उस शख्स की उम्र 50 के करीब होगी। कनपटियों के बाल सफेद हो रहे थे, दरमियान से सरगंजा था। वो बड़ी दीदा दलेरी से मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। मैं उसे रोक न सका कि शायद जाफर भाई का कोई बेतकल्लुफ दोस्त है। ये जाफर भाई सो रहा है क्या? उसने चारपाई पर चादर तान कर लेटे हुए नायक शरीफ की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने जल्दी से लड्डू वहीं एक थाली में रखे और खाली प्लेट उसकी तरफ देते हुए कहा, नहीं, जाफर भाई बाहर गया हुआ है। और मैं उसे दरवाजे के पास ले आया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम जाफर भाई के कौन लगते हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैंने उसे कहा, मैं उसका दोस्त हूँ। शुक्रिया। वो दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। नायक शरीफ ने अपने मुंह से चादर हटा दी और कहा, ये आदमी मुझे मशकूक लगता है। मैंने कहा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। खुदा पर भरोसा रखो, जाफर आता ही होगा। मुमकिन है उसका दोस्त हो और न्याज के लड्डू देने ही आया हो। मैं हैरान हूँ कि नायक शरीफ को उस पर कैसे शक पड़ गया था, जबकि मुझे उस आदमी में कोई शक व शुबे वाली बात नजर नहीं आई थी। उस वक्त शुरू रात के 7:30 बजे का वक्त होगा। नायक शरीफ की शक करने की वजह से मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बेचैनी सी लग गई थी। मैं पता करना चाहता था कि यह आदमी कौन है। मुझे यूं ही वहम होने लगा कि ये कोई खुफिया पुलिस का आदमी था। मैंने नायक शरीफ से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इस आदमी का पता करके आता हूँ कि ये कहाँ गया है। मैं तेजी से कोठरी से निकलकर सिनेमा हाउस की लॉबी में आ गया। दूसरा शो शुरू हो गया था और लॉबी तकरीबन खाली पड़ी थी। वो आदमी लॉबी में नहीं था। मैं लॉबी से निकलकर फुटपाथ पर आकर इधर उधर देखने लगा। वो आदमी कहीं भी नहीं था। मैं वापस आ गया और नायक शरीफ को बताया कि वो आदमी बाहर कहीं नहीं था। शरीफ कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, मुझे कुछ खतरा लग रहा है। मैंने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जाफर भाई हमारे ही काम के लिए गया हुआ है, आता ही होगा। हमें यहाँ ना पाकर वो परेशान होगा। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जानते बूझते हुए खतरे की तरफ से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जाफर भाई भी आ गया। मैंने उसे बताया कि एक आदमी आया था, ये लड्डू दे गया है। कह रहा था कि कासिम भाई ने भिजवाए हैं। जाफर जैसा खड़ा था वैसे ही खड़े का खड़ा रह गया। बोला, उसका हुलिया क्या था? मैंने उसे हुलिया बताया तो वो कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, कासिम भाई कौन है जिसने लड्डू भिजवाए हैं? जाफर बोला, मैं किसी कासिम भाई को नहीं जानता। उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा और बोला, जल्दी से मेरे साथ आओ। मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। हमारे पास था ही क्या जो वहाँ से उठाते। 3 कपड़ों में थे। जैसे ही वो दरवाजे से निकला हम भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। वो सिनेमा की लॉबी की तरफ आने की बजाय सिनेमा की उस छोटी सी गली में आगे की तरफ चलने लगा। आगे दीवार की वजह से गली बंद हो जाती थी, मगर दीवार के कोने में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था, जिसमें से झुककर हम दूसरी तरफ निकल गए। दूसरी तरफ एक और तंग गली आ गई, जहाँ अंधेरा था। ऊपर किसी जगह हल्की रोशनी गली में पड़ रही थी। यहाँ आते ही जाफर भाई तेज तेज चलने लगा और हमें भी तेज चलने को कहा। इस गली में से एक और तंग सी बगली गली थी। उस तंग गली में जाफर भाई एक मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। कहने लगा, ऊपर आ जाओ। उसने ड्योढ़ी का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और हमें लेकर छोटे से बोसीदा कमरे में आ गया। यहाँ जमीन पर सिर्फ एक चटाई बिछी थी। कोने में फिल्मों के पुराने गोल गोल डिब्बों का ढेर लगा था। दीवार के साथ बिजली का कमजोर बल्ब जल रहा था। गली की तरफ जो खिड़की खुलती थी वो बंद थी। कहने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो CID का आदमी था, इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आया हूँ। तुम लोग यहाँ नीचे बिल्कुल ना आना। मेरे जाने के बाद कमरे की बत्ती बंद करके चटखनी अंदर से लगा देना। कोई लाख दरवाजा खटखटाए, दरवाजा न खोलना। मैं बाहर हालात का जायजा लेने जा रहा हूँ। वो चला गया और काफी देर बाद वापस आया। कहने लगा, उस आदमी का मुझे कोई सुराग नहीं मिल सका जो कोठरी में लड्डू लेकर आया था। इसका साफ मतलब यही निकलता है कि वो खुफिया पुलिस का आदमी था। अब तुम्हें जितने दिन भी शहर में लगेंगे तुम्हें इसी जगह रहना होगा और तुम 1 मिनट के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें खाना पहुँचा दिया करूंगा। मैंने पूछा, नायक शरीफ का कोई इंतजाम हुआ है क्या? उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं नीचे ड्योढ़ी में ताला लगाता जाऊंगा। मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े खौफनाक जंगलों में कई कई दिन और रातें गुजारी थी, मगर जो 3 रातें मुझे बम्बई की इस अंधेरी गली के तंग कमरे में कैद की हालत में गुजारनी पड़ी वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। चौथे दिन जाफर भाई ने आकर नायक शरीफ से कहा, तुम्हारा बंदोबस्त हो गया है। हमें
बड़ी खुशी हुई। वो हमारे पास बैठ गया और बोला, आज रात को तुम दोनों को यहाँ से मेरे साथ एक और जगह चलना होगा। मैंने पूछा, क्या किसी मुसाफिर बरदार जहाज में इंतजाम हुआ है? जाफर ने कहा, इसको तुम छोड़ो, एक समंदरी माल बरदार जहाज आज रात 3 बजे बम्बई की बंदरगाह से बसरा की जानिब रवाना होगा। अपने जवान को उस जहाज में सवार करवा दिया जाएगा। ये हमारे लिए वाकई बड़ी खुशी की खबर थी। नायक शरीफ के चेहरे पर भी पहली बार रौनक देख रहा था। वो दिन भी गुजर गया। जाफर भाई दूसरा शो खत्म करने के बाद कोई 12 सवा 12 बजे हमारे पास आया और आते ही बोला, निकल चलो। हम पहले से तैयार बैठे थे। उस कैद खाने से निकलकर हम अंधेरी गली में से गुजरकर एक बाजार में आ गए। यहाँ एक टैक्सी पहले से खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। टैक्सी की हेडलाइट्स बुझी हुई थी। टैक्सी वाला भी कोई अपना आदमी लगता था। हम टैक्सी में बैठ गए तो जाफर भाई ने उसे कहा, चलो बाबू। टैक्सी चल पड़ी। हम बम्बई की रोशन और मॉडर्न सड़कों से हटकर वीरान और खाली खाली सड़कों पर जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद समंदर की नमदार हवा मुझे महसूस हुई। फिर दूर समंदर में समंदरी जहाजों की रोशनियां और पानी में इन रोशनियों के अक्स नजर आने लगे। टैक्सी एक बहुत बड़े और ऊंची ऊंची दीवारों वाले माल गोदाम के पीछे दीवार के पास आकर रुक गई। टैक्सी ड्राइवर, जिसको जाफर भाई ने बाबू कहकर बुलाया था, हमारे साथ ही टैक्सी से निकल आया। माल गोदाम के आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी। माल गोदाम का बड़ा दरवाजा बंद था। हम एक छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर लकड़ी और लोहे के बड़े बड़े क्रेट एक दूसरे के ऊपर दीवार के साथ छत तक लगे हुए थे। ये बंदरगाह का माल गोदाम था। वहाँ रोशनी हो रही थी, सिवाय हमारे और कोई शख्स वहाँ मौजूद न था। अंदर जाते ही जाफर भाई और टैक्सी ड्राइवर बाबू ने मिलकर एक जगह से लकड़ी का खाली बक्स उठाया और कोने में दीवार के साथ रख दिया। इस बक्स की शक्ल ताबूत जैसी थी, जिसमें मुर्दे को लिटाकर कब्र में दफन किया जाता है। ताबूत के अंदर गद्दा बिछा हुआ था। पहलू की दीवारों के साथ गद्दियां लगी हुई थीं। दीवार में जगह जगह अंदर हवा के आने जाने के लिए सुराख बनाए गए थे। मैंने जाफर भाई से पूछा, ये किस लिए है? उसने नायक शरीफ की तरफ इशारा किया और कहा, ये अपने जवान के लिए है। जो ड्रामा बम्बई की माल बरदार गोदी से इस ताबूत को जहाज पर पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था, वो ये था कि पुर्तगाल का एक जहाज माल लेकर बरास्ता बम्बई बसरा जा रहा था। उसके कप्तान से अपने आदमी जाफर भाई के पहले ही ताल्लुकात थे। एक खास रकम के इवज माल बरदार जहाज का कप्तान नायक शरीफ को बम्बई से उठाकर बसरा ले जाने के लिए राजी हो गया था। कप्तान ने बंदरगाह के अमले के एक कस्टम अफसर को एक खास रकम देकर राजी कर लिया था कि वो बम्बई से विलायती शराब की 200 बोतलें स्मगल करके बसरे और दुबई ले जा रहा है, जो एक ताबूत में बंद होंगी और मशहूर ये किया जाएगा कि जहाज के अमले का एक आदमी शदीद बीमारी का शिकार होकर मर गया है। इस ख्याल से कि बम्बई की बंदरगाह बीमारी के जरासीम से महफूज रहे, मुर्दे को ताबूत में बंद कर दिया गया है और उसे इसी हालत में जहाज पर लोड कर दिया जाएगा और खलीज के समंदर में ताबूत समेत फेंक दिया जाएगा। कस्टम अफसर चूंकि साथ मिला हुआ था, इसलिए इस बारे में ज्यादा छानबीन न की गई और कप्तान को अपने अमले के फर्द की ताबूत में बंद लाश जहाज पर लोड करने की इजाजत मिल गई। अब ताबूत में शराब की बोतलों की जगह नायक शरीफ को लिटाया जाना था और मुझे, जाफर भाई और टैक्सी ड्राइवर को, जो अपना ही आदमी था, पादरियों का लिबास पहनकर ताबूत के साथ ही जहाज पर जाना था। नायक शरीफ ने झुककर ताबूत के सुराखों को देखा। जाफर बोला, फिक्र न करो, इसमें से तुम्हें ताज़ा हवा आती रहेगी और तुम्हें ताबूत में ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए लेटना होगा। जहाज के कैबिन में पहुंचते ही तुम्हें ताबूत से निकाल लिया जाएगा। ड्राइवर बाबू ने कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कहा, जाफर भाई, वक्त बहुत कम रह गया है, हमें आधे घंटे में गोदी पर पहुंचना है। कप्तान को हम वहाँ ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। जाफर ने एक दूसरा बक्स खुलवाया। उसमें से हम 3 आदमियों के लिए पादरियों का लिबास था। स्याह लंबे चुगे, स्याह बूट, गले में डालने वाले स्याह मफलर और चांदी की छोटी सलीबें। हमने फौरन अपने कपड़े उतार कर बक्स में रखे और पादरियों का लिबास पहन लिया और हाथों में चांदी की छोटी सलीबें थाम ली। जाफर भाई ने मुझे कहा, तुम बिल्कुल खामोश रहकर हमारे साथ चलोगे। नायक शरीफ ताबूत में लेट गया। ताबूत को बंद करके छोटे 6-7 कील लगा दिए गए। हमने ताबूत उठाया और उसे टैक्सी के ऊपर रखकर रस्सियों से बांध दिया और हमारी गाड़ी रात की तारीकी में उस वीरान गोदाम से निकलकर बंदरगाह की उस गोदी की तरफ चल पड़ी, जहां दूसरे मुल्कों के माल बरदार जहाज लंगर अंदाज होते हैं। ये फासला गाड़ी ने 15-20 मिनट में तय कर लिया। टैक्सी एक गेट में से गुजरकर दूसरे गेट के पास आई तो उसे रोक लिया गया। गार्ड ने टैक्सी के ऊपर ताबूत को और अंदर 3 पादरियों को बैठे देखा तो उसने अंदर जाने की इजाजत दे दी। जाफर भाई ने कहा, पुर्तगाली कप्तान ने इन लोगों को बता दिया होगा। हमारी गाड़ी काफी बड़े प्लेटफॉर्म से गुजरती हुई एक गोदी में दाखिल हुई तो मैंने एक बहुत बड़े जहाज को देखा जो गोदी के साथ लगा हुआ था और एक जानिब से उस पर कुछ माल चढ़ाया जा रहा था। एक सुर्ख दाढ़ी वाला वर्दी पोश मजबूत डील डोल का आदमी, जो कप्तान ही था, अपने अमले के 4-5 आदमियों के साथ हमारी तरफ आया। कस्टम के अमले का एक अफसर भी वहाँ मौजूद था। ताबूत टैक्सी के ऊपर से उतारा गया। कस्टम के इंडियन अफसर ने कप्तान की तरफ एक कागज जो तख्ती पर लगाया हुआ था बढ़ाया। कप्तान ने उस पर दस्तखत किए। हम तीनों पादरियों के भेष में चेहरे सोगवार बनाए, हाथ बांधे खामोश खड़े थे। ताबूत ऊपर ले जाया जाने लगा। हम भी ताबूत के पीछे पीछे जहाज पर चढ़ने लगे। ताबूत को जहाज के एक केबिन में रखवा दिया गया। कैप्टन ने अमले के आदमियों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। जब केबिन में हम लोग ही रह गए तो जाफर भाई ने ड्राइवर बाबू से कहा,
इसे खोल दो। कप्तान भी ड्राइवर बाबू के साथ लग गया। उन्होंने चंद लम्हों में ताबूत का ढक्कन उठाया तो अंदर नायक शरीफ बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। वो फौरन उठकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, मरने से पहले कब्र में बंद होने का तजुर्बा हो गया है, क्या हम जहाज पर आ गए हैं? मैंने कहा, हाँ जवान, अब समझो कि तुम पाकिस्तान पहुंच गए। कप्तान सिगार सुलगाते हुए बोला, तुम लोगों को 3 मिनट में जहाज से उतर जाना होगा। ये कहकर वो केबिन से निकल गया। मैंने नायक शरीफ से कहा, जवान, ये जहाज सबसे पहले बसरे जा रहा है। बसरा की बंदरगाह से बाहर तक तुम्हें कप्तान का आदमी खुद ले जाएगा। बसरा पहुंचते ही तुम्हें वहाँ पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचना होगा और उन्हें बता देना होगा कि तुम पाकिस्तान के जंगी कैदी हो और इंडिया की कैद से फरार होकर आए हो। हमारे बारे में वहाँ किसी को कुछ न बताना। ज्यादा से ज्यादा यही बताना कि बम्बई के एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ताजिर ने तुम्हें एक माल बरदार जहाज पर सवार करवा दिया था। जाफर भाई ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर नायक शरीफ को दिया और कहा, इसमें बसरा की करेंसी के कुछ नोट हैं, पाकिस्तानी सिफारत खाने तक पहुँचने में तुम्हारे काम आएंगे। खुदा हाफिज। उस वक्त नायक शरीफ ताबूत से निकलकर केबिन के बर्थ पर बैठा था। वो उठकर हमसे बारी बारी गले मिला। मैंने उसे कहा, पाकिस्तान की फजाओं में पहुंचकर वहाँ की हवाओं को, वहाँ के शहरों को, वहाँ के प्यारों को मेरा सलाम कहना। पाकिस्तान जिंदाबाद। नायक शरीफ की आंखों में भी शिद्दत जज्बात से आंसू आ गए। जाफर भाई बोला, अब चलो भाई। हम केबिन से निकले और जहाज की तंग राहदारी से गुजरते हुए जहाज पर लगी हुई सीढ़ी से नीचे आ गए। उस वक्त जहाज के चलने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और आगे की तरफ जो तख्ता जहाज पर लगाया गया था वो उठाया जा रहा था। हम पादरियों के भेस में सोगवार चेहरा बनाए आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी में जाकर बैठ गए। बाबू ने टैक्सी वहाँ से बाहर निकाली और जब हम बंदरगाह के इलाके से निकलकर बम्बई की खुली और वीरान सड़क पर आए तो मैंने जाफर से कहा, जाफर भाई, तुमने ये बड़ा काम किया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जाफर भाई बोला, हम तो यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जहाद कश्मीर और पाकिस्तान के फौजी जवानों के लिए हमारी जान क्या 1000 जानें हाजिर हैं। पाक फौज के जवान और अफसर इस्लाम के शेर हैं। गोदाम में वापस आकर हमने पादरियों वाला लिबास उतार कर अपने अपने कपड़े पहने और एक बार फिर टैक्सी में सवार होकर रात के अंधेरे में बम्बई की सड़कों पर रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर बाबू हमें जाफर भाई के घर वाली तंगोतारी गली के बाहर छोड़कर चला गया। उस वक्त रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। जाफर कहने लगा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, अब वापस श्रीनगर अपने कमांडो शेरवान के पास जाऊंगा, उन्हें मेरी जरूरत होगी। ठीक है, बम्बई सेंट्रल से दिल्ली की एक गाड़ी दिन के 9:15 बजे छूटती है, एक गाड़ी रात के 9 बजे बम्बई सेंट्रल से ही दिल्ली की तरफ रवाना होती है। मैं तुम्हें रात की गाड़ी पकड़ने का मशवरा दूंगा। मैंने कहा, जैसे तुम कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। जाफर बोला, फिर तुम आज रात की गाड़ी से चले जाना, तुम्हारे लिए बम्बई सेंट्रल से दिल्ली तक का टिकट शाम को लेता आऊंगा। मैं दिन के वक्त नहीं आ सकूंगा। तुम्हारा खाना यहाँ पड़ा है, इसे गर्म करके खा लेना, थर्मस में चाय भी पड़ी है। खुदा हाफिज। जाफर भाई चला गया। मैं चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं नादिर भाई को अपने मिशन की कामयाबी की रिपोर्ट कैसे दूं। फिर ख्याल आया कि जाफर भाई उसे खुद ही बता देगा। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं और फिर मुझे जाफर ने मकान से बाहर निकलने से मना किया था। दिन किसी न किसी तरह इस छोटे से कमरे के कैद खाने में गुजर गया। हैरानी की बात थी कि गली में 2-3 और मकान भी थे मगर कभी कोई आवाज सुनाई न दी। लगता था कि सारे मकान खाली हैं। शाम के वक्त जाफर भाई आया। वो मेरे लिए रेल का टिकट और खाने पीने को लाया था। ये बम्बई से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट था। कहने लगा, मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले सकते हो। मैंने कहा, नादिर खान ने मुझे जो पैसे दिए थे वो श्रीनगर पहुंचने के लिए काफी होंगे। जब मैंने उसे कहा कि वो हमारे कामयाब मिशन की खबर नादिर खान को पहुंचा दे तो जाफर भाई बोला, ये खबर मैंने कल रात ही उसे पहुंचा दी थी। जाफर भाई ने जेब से बीड़ी निकाली और सुलगाई और कश लगाकर कहने लगा, तुम यहाँ से 8:30 बजे के करीब निकल जाना। तुम अकेले ही जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा। रास्ते में किसी जगह मत रुकना। टैक्सी, मोटर रिक्शा जो भी मिले लेकर निकल जाना। बस में न बैठना। बाकी तुम खुद जानते हो कि तुम्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। जाती दफा ड्यूटी का दरवाजा बंद कर देना। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं जाफर भाई को गले मिलना चाहता था मगर उस आदमी ने सिर्फ मुझसे हाथ मिलाया और चला गया। बाअमल आदमी तकल्लुफात से बेनियाज हो जाता है। 8:30 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा इस कैद तन्हाई में गुजारा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने पतलून की सीधे हाथ की जेब में रखी हुई जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल निकाल कर चेक की। बॉल पॉइंट का रुख दीवार की तरफ किया, उसके खशखाश के बराबर खुफिया बटन को दबाया। मामूली सी आवाज आई और बॉल पॉइंट में से जहरीली सुई फायर होकर दीवार में जा घुसी। मुझे बॉल पॉइंट की नोक में से जहरीली सुई निकलती नजर नहीं आई थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार को झुक कर देखा। दीवार की सफेदी एक जगह से नुक्ते के बराबर उखड़ी हुई थी। मैंने मजीद गौर से देखा, वहाँ दीवार में बल्ब की रोशनी में नुक्ता चमकता नजर आया। ये जहरीली सुई ही थी। मैंने बॉल पॉइंट जेब में अच्छी तरह से संभाल कर रख लिया। दूसरी जेब में सिगरेट का पैकेट और माचिस थी। पिछली जेब में कुछ नकद करेंसी नोट थे। मैंने अपनी लंबी दाढ़ी और मूछें काट कर छोटी छोटी कर ली थी। सर के बाल भी गर्दन से नीचे काट दिए थे ताकि पहचाना न जा सकूं। मुझे बम्बई, झांसी, भोपाल लाइन से दिल्ली पहुंचना था। इस लाइन पर कलकत्ते वाला ताज़ा खतरा नहीं था, लेकिन रास्ते में ग्वालियर का स्टेशन पड़ता था। यहाँ के फौजी टॉर्चर सेंटर से भी मैं दुश्मन के 2-1 फौजियों का खून करके भागा था। अगरचे इस बात को महीना गुजर गया था, लेकिन मिलिट्री और सिविल पुलिस मेरी तलाश में जरूर होगी। चुनाचे मैंने सोच लिया था कि जब ग्वालियर का स्टेशन करीब आ रहा होगा तो मैं रेल के डिब्बे के टॉयलेट में जा घुसूंगा
اور کوشش کروں گا کہ جب تک گاڑی وہاں کھڑی رہے اندر ہی چھپا رہوں۔ میرا لباس اس وقت یہ تھا کہ پتلون کے اوپر قمیض تھی، قمیض کے اوپر ٹھنڈی جیکٹ تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ زہریلی بال پوائنٹ میں پتلون کی جیب میں اس لیے رکھتا تھا کہ جیکٹ کی نسبت پتلون سے بال پوائنٹ نکال کر فائر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر خطرے کے علاقے میں آدمی پتلون میں ہاتھ ڈال کر بھی چل سکتا ہے، جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر نہیں چل پھر سکتا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں تو اللہ کا نام لیا اور کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا، نیم اندھیرے میں گلی خالی پڑی تھی۔ میں نے باہر آ کر ڈیوڑی کا دروازہ بند کر دیا اور سر جھکا کر خاموشی سے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گلی میں سے گزرتا ہوا اس گلی میں آ گیا جو سنیما ہاؤس والی گلی تھی۔ یہاں سے سنیما ہاؤس کی لابی میں آ گیا، لابی میں سے بڑی بے نیازی سے ٹہلتا ہوا نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ 6:15 بجے والا شام کا شو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چوک میں شو ٹوٹنے پر سواریاں لینے کے لیے 2-4 خالی ٹیکسیاں اور موٹر رکشا کھڑے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ایک رکشا ہی ملا، میں اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا کہ بمبئی سینٹرل چلو۔ رکشا ڈرائیور نے پوچھا بابو ہم اپنی سواری کے لیے کھڑا ہے، تم دوسرا رکشا لے لو۔ میں چپکے سے رکشے میں سے نکل آیا، ساتھ ہی دوسرا رکشا کھڑا تھا۔ اس کا ڈرائیور میری طرف بڑھا، کہاں جائے گا بابو؟ میں اسے وہاں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن پہلے رکشے والے نے اسے کہا بابو بمبئی سینٹرل جائے گا۔ دوسرے رکشے والے نے بیڑی کا کش لگا کر اسے سڑک پر پھینکتے ہوئے کہا بیٹھیے گا بابو۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں رکشے میں بیٹھنے سے پہلے نگاہ ڈال کر ارد گرد کا جائزہ لے لوں، کیونکہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے جیسے ہی نظر ڈالی تو مجھے وہی گنجا آدمی نظر آیا جو جعفر بھائی کی کوٹری میں نیاز کے لڈو لے کر آیا تھا، اور جس کے بارے میں جعفر بھائی نے کہا تھا کہ وہ یقیناً خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا، میں رکشے میں بیٹھ چکا تھا اور میرے بیٹھتے ہی رکشا بھی چل پڑا تھا۔ جیسے ہی رکشا گھوم کر سڑک پر آیا، میں نے رکشے کے عقبی کھڑکی میں سے پیچھے دیکھا، خفیہ پولیس والا ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ یہ مصیبت میرے پیچھے لگ گئی تھی، اب مجھے بے حد محتاط ہو کر رہنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس آدمی کو مجھ پر شک ضرور پڑا ہے، مگر اس کے پاس میرے کسی کمانڈو ایکشن سے ہونے والی تباہی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، یعنی یہ نہیں معلوم کہ میں کس قدر خطرناک کشمیری حریت پرست کمانڈو ہوں اور میں دشمن کو کیسا کیسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہوں۔ اس کو میں وہاں ایک بالکل اجنبی شخص نظر آ رہا تھا اور وہ محض اپنی ڈیوٹی پوری کرنے اور روزنامچہ بھرنے کی خاطر میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر بمبئی شہر سے نکل جاؤں گا تو وہ بھی میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ رکشا بمبئی کی روشن اور بارونق بازاروں میں سے گزر رہا تھا۔ میں نے ہوشیاری سے پیچھے سڑک پر نگاہ ڈالی، ایک ٹیکسی تھوڑے فاصلے پر رکشے کے پیچھے آ رہی تھی، دوسری ٹیکسیاں اور گاڑیاں میرے رکشے کو اوورٹیک کر کے آگے نکل گئی تھی، مگر یہ ٹیکسی میرے آگے نہیں نکل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ٹیکسی میں خفیہ پولیس والا گنجا آدمی بیٹھا ہے اور برابر میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی، میں اس لیے مطمئن تھا کہ ایک تو میں نے بمبئی کے علاقے میں کمانڈو ایکشن والی واردات نہیں کی تھی، دوسرے یہ خفیہ پولیس والا محض خانہ پوری کے لیے میرا پیچھا کر رہا تھا اور مجھے بمبئی شہر سے باہر جاتا دیکھ کر یہ اپنے آپ واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا اور خاموشی سے کش لگانے لگا۔ چوک سے گھوم کر دوسری سڑک پر آیا تو میں بڑی احتیاط سے پیچھے نگاہ ڈال لیتا۔ کچھ فاصلے سے خفیہ پولیس والے کی ٹیکسی برابر میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کسی وقت مجھے کچھ بے چینی سی لگ جاتی کہ یہ آدمی میرے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں اسے آسانی سے ہلاک کر سکتا ہوں۔ میں نے رکشے والے سے کہا تیز چلو بھائی، بمبئی کا بوری بندر کے بعد دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن بمبئی سینٹرل ہے۔ میں رکشے سے اترا اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں عام شہری ہوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ ٹکٹ میرے پاس ہی تھا، وہاں کوئی ایسا گیٹ نہیں تھا جس طرح دوسرے شہروں کے ریلوے اسٹیشنوں پر گیٹ بنے ہوتے ہیں جہاں مسافر ٹکٹ بابو کو ٹکٹ دکھا کر پلیٹ فارم پر آتے ہیں۔ پلیٹ فارم سامنے ہی تھا، کتنے ہی پلیٹ فارم ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے جہاں کہیں کہیں گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ ان میں بمبئی کے مضافات میں چلنے والی لوکل ٹرینیں بھی تھیں۔ لوکل ٹرین آ کر کھڑی ہوتی، پہلے مسافر اترتے، دوسرے مسافر سوار ہوتے اور ٹرین آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب روانہ ہو جاتی، کیونکہ بامبے سینٹرل کے کچھ پلیٹ فارم ایسے تھے جہاں سے ریلوے لائن بند ہو جاتی تھی، یعنی ٹرمینل اسٹیشن تھے۔ جس پلیٹ فارم پر میں آیا تھا وہاں کوئی ٹرین نہیں کھڑی تھی۔ اس زمانے میں وہاں میں نے یہ رواج دیکھا تھا کہ ٹکٹ ٹرین کے بمبئی شہر سے نکلتے ہی ڈبوں میں چیک کیا جاتا۔ اب مجھے معلوم نہیں وہاں کیا رواج ہوگا۔ اسی طرح جب میں بمبئی آیا تھا تو اسٹیشن آنے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے ہمارے ڈبے میں ایک ٹی ٹی آ گیا تھا اور اس نے سب مسافروں کے ٹکٹ چیک کیے تھے۔ جب ٹرین بمبئی کے اسٹیشن پر پہنچی تھی تو وہاں کسی نے ہمارے ٹکٹ نہیں دیکھے۔ پلیٹ فارم کی دوسری جانب پارکنگ لاٹ میں رکشے اور گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں ایک بک سٹال پر کھڑے ہو کر اخبار رسالے وغیرہ دیکھنے لگا۔ اصل میں پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہا تھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خفیہ پولیس کا آدمی یہاں آیا ہے کہ نہیں۔ پلیٹ فارم پر ابھی مسافروں کا رش نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں مسافر کھڑے تھے، کچھ لوگ سامان ایک جگہ رکھے اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ان میں نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ چونکہ میں شہر سے نکل کر جا رہا ہوں اس لیے اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پلیٹ فارم کی گھڑی پر وقت دیکھا، ٹرین کے چلنے میں ابھی پون گھنٹہ رہتا تھا۔ میں سیکنڈ کلاس کے مسافر خانے میں چلا گیا، جہاں ایک سکھ فوجی اپنے سامان کے پاس بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ شام کو چھپنے والا انگریزی اخبار تھا۔ اس کے قریب ایک فیملی بیٹھی تھی، موٹی عورت نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اپنی چھوٹی بچی کو فراک پہنا رکھا تھا۔ میں خاموشی سے باتھ روم میں چلا گیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، وہاں تولیے لٹک رہے تھے، منہ صاف کر کے وہیں سے کنگھی اٹھا کر بالوں میں پھیری، پھر باہر پلیٹ فارم پر آ کر ٹی سٹال پر کھڑے ہو کر چائے کا گلاس لے کر چائے پینے لگا۔
اس دوران میں نے پلیٹ فارم کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ گنجا CID والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی طرف سے مجھے پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ اب وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس نے روز نامچے میں درج کر لیا ہوگا کہ مشتبہ شخص شہر سے چلا گیا ہے اور اپنی یہ رپورٹ لکھ کر اپنے گھر واپس چلا گیا ہوگا۔ چائے کا گلاس بھی ختم ہو گیا۔ میں ایک طرف بینچ پر بیٹھ گیا۔ تب کہیں جا کر آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے ریل کی بوگیاں آئیں، ایک دھچکے کے ساتھ پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ اس وقت تک مسافروں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ ٹرین کے لگتے ہی مسافروں نے ڈبوں پر ہلہ بول دیا۔ میں بھی پیچھے جا کر 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ میں ایسی سیٹ پر بیٹھا تھا جہاں ڈبے کا دروازہ قریب تھا۔ میری سیٹ بھی کھڑکی والی تھی اور آخر ٹرین چل پڑی۔ اس ٹرین کا نام شاید راجدھانی ایکسپریس تھا یا کچھ اور۔ بہت فاسٹ ٹرین تھی۔ بمبئی کے مضافات سے نکلتے ہی اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا مشن مکمل ہو گیا تھا اور پاک فوج کا جوان دشمن کی قید میں نہیں رہا تھا۔ اس ٹرین کا روٹ بمبے، بھوپال، گوالیار اور جھانسی والا تھا۔ اسے 2 راتوں اور 1 دن کے سفر کے بعد دلی پہنچنا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ دلی پہنچ کر میرٹھ تک بس میں سفر کروں گا اور میرٹھ سے آگے پھر ٹرین پکڑ لوں گا۔ اس طرح میں لوگوں کی مسلسل نظر میں رہنے سے محفوظ رہوں گا۔ میں نے ڈبے میں سوار سبھی مسافروں کو غور سے دیکھا، یوں ہی اپنا شک دور کرنے کے لیے کہ خفیہ پولیس والا آدمی ان میں نہیں تھا۔ اس بلا سے میرا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ میں نے ہلکی سی جمائی لی اور کھڑکی کے ساتھ سر لگا دیا۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ ٹرین شور مچاتی کھیتوں اور نیم جنگلی علاقوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ باہر سے ٹھنڈی اور سبزے کی مہک والی ہوا کے تیز جھونکے آ رہے تھے جو بڑے خوشگوار لگ رہے تھے۔ ایکسپریس ٹرین تھی۔ اس کے سٹاپ صرف بڑے بڑے اسٹیشنوں پر ہی تھے۔ پوری کے اسٹیشن پر ذرا دیر کے لیے گاڑی رکی اور پھر چل پڑی۔ اگلا بڑا شہر دیولالی کا تھا جو 1 گھنٹے بعد آیا۔ جہاں ٹرین رکی تو میں پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ میرے سگریٹ ختم ہو گئے تھے۔ سٹال سے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگا کر پلیٹ فارم پر اس وقت تک ٹہلتا رہا جب تک انجن نے سیٹی نہ دی۔ سیٹی کی آواز پر میں آہستہ آہستہ اپنے ڈبے کی طرف بڑھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں کچھ نئے مسافر آ گئے تھے، کچھ پرانے مسافر اتر گئے تھے۔ میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور چلتی ٹرین میں سے پلیٹ فارم کی روشنیاں دیکھنے لگا۔